एक बड़ा नंबर क्रॉस हो गया है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के साइकोलॉजिकल मार्क को पार कर गया है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। 90 रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। इस एक आंकड़े ने एक्सपर्ट से लेकर आम आदमी तक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? भारतीय रुपया लगातार कमजोर क्यों होता जा रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहला, ट्रेड यानी व्यापार से पड़ने वाला दबाव। दूसरा, विदेशी निवेश की घटती रफ्तार। और तीसरा, इसमें आरबीआई का क्या रोल है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारा ट्रेड बैलेंस। आसान भाषा में कहें तो एक देश के तौर पर हम दुनिया से कितना कमा रहे हैं और दुनिया पर कितना खर्च कर रहे हैं। यहीं पर एक जरूरी कॉन्सेप्ट आता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश दुनिया से सामान और सर्विसेज खरीद ज्यादा रहा है और बेच कम रहा है। इसे अपने घर के बजट की तरह सोचकर देखिए। अगर खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं तो मतलब आप घाटे में चल रहे हैं। और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी करेंसी पर। जब हम खरीदते ज्यादा और बेचते कम हैं तो हमें पेमेंट करने के लिए ज्यादा यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। सिंपल इकोनॉमिक्स है, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी वो महंगी होगी, तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है और हमारा रुपया नेचुरली कमजोर हो जाता है। लेकिन ट्रेड ही पूरी कहानी नहीं है। रुपए की कीमत सिर्फ हमारे खरीदने बेचने पर डिपेंड नहीं करती। इसका एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से कितना पैसा हमारे देश में आ रहा है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा बड़ा फैक्टर, विदेशी निवेश का धीमा पड़ना और कैपिटल पर बढ़ता हुआ प्रेशर। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यह साफ साफ दिखा रहा है कि भारत में आने वाला विदेशी निवेश यानी कैपिटल इनफ्लो कम हो रहा है, खासकर एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से। ये वो निवेशक हैं जो शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर पैसा लगाते हैं और अभी ये पैसा देश से बाहर जा रहा है। ये दूसरा चार्ट कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में नया इन्वेस्टमेंट, जिसे ग्रॉस एफडीआई कहते हैं, वो आ नहीं रहा, वो आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसी वक्त जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा देश से बाहर भी निकाल रहे हैं। तो नतीजा ये है कि कुल मिलाकर जो पैसा देश में टिक रहा है, जिसे नेट एफडीआई कहते हैं, वो घट रहा है। तो आखिर ये निवेशक पैसा निकाल क्यों रहे हैं? नोवामा के नागराजन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स भारत से इसलिए नहीं भाग रहे कि उन्हें भारत पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया के दूसरे मार्केट्स में भारत से बेहतर मौके दिख रहे हैं। देखिए, पैसा तो वहीं जाएगा जहां उसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब तक हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की, पर इस कहानी में एक तीसरा बहुत बड़ा प्लेयर भी है, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई के सामने सच कहूं तो एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक रास्ता है कि वो बाजार में डॉलर बेचकर रुपये को गिरने से रोके। इसका फायदा यह है कि इंपोर्ट सस्ता रहता है और महंगाई कंट्रोल में रहती है, लेकिन नुकसान देश का कीमती फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होता है। दूसरा रास्ता है कि वो रुपये को गिरने दे। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। ये एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। तो आरबीआई आखिर कर क्या रहा है? इसका जवाब ये चार्ट देता है। आप साफ देख सकते हैं कि हाल के दिनों में आरबीआई ने मार्केट में डॉलर बेचना काफी कम कर दिया है। ऐसा लगता है कि आरबीआई की स्ट्रैटेजी अब अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचाने की है और रुपए की कीमत को काफी हद तक मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया है। और आरबीआई के इस कॉशियस अप्रोच के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है ये नंबर, $68 बिलियन। जी हां, नवंबर 2022 से अब तक आरबीआई रुपए को संभालने के लिए करीब करीब $68 अरब बाजार में बेच चुका है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और अब समझ आता है कि वो अपने भंडार को लेकर इतने सतर्क क्यों हैं। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं कि ये 3 दबाव आखिर हैं क्या। तो कुल मिलाकर 3 तरफ से दबाव बन रहा है। पहला दबाव है ट्रेड डेफिसिट का, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रेशर, जहां पैसा देश में आने से ज्यादा बाहर जा रहा है। और तीसरा, आरबीआई की बदली हुई स्ट्रैटेजी, जहां वो अब रुपए को उतना सपोर्ट नहीं दे रहा जितना पहले देता था। और जब ये तीनों फोर्सेस एक साथ काम करती हैं तो रुपए पर नीचे की तरफ जाने का एक जबरदस्त दबाव बनता है।
तो रुपए का कमजोर होना किसी एक वजह का नतीजा नहीं, बल्कि इन सभी फैक्टर्स का मिला जुला असर। तो ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया के इकोनॉमिक हालात बदलेंगे, इन 3 प्रेशर्स में से कौन सा सबसे पहले कम होगा और रुपए का भविष्य का सफर कैसा रहने वाला है?